फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि कैबिनेट सचिव ने यूपीएस को बताया दूरदर्शी कदम, कहा सरकारों पर पेंशन का बोझ नहीं, ओपीएस से अलग है ये स्कीम। तो सोमनाथन का कहना है जो स्वैच्छिक तौर पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें भी इस योजना में कवर किया जाएगा। इस 18.5% की बढ़ोतरी में भी इस बात का ध्यान रखा गया है। तो जैसा कि कैबिनेट सचिव नामित टीवी सोमनाथन का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को जिस एकीकृत पेंशन प्रणाली यानी यूपीएस को मंजूरी दी है वह राजकोषीय संदर्भ में दूरदर्शी कदम है, क्योंकि इसकी फंडिंग केंद्र के राजकोषीय अनुमान के दायरे में ही की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद वित्त सचिव रह चुके सोमनाथन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि यूपीएस के चलते पेंशन खर्च मुलतवी नहीं होगी, क्योंकि यह योगदान के आधार पर होगा और इस मद में हर वर्ष फंड दिया जाएगा। जैसा कि सोमनाथन ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की समीक्षा करने के लिए मार्च 2023 में गठित समिति की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा यह वित्तीय लिहाज से विवेकपूर्ण कदम है, क्योंकि हमें अपने बजटीय राजकोषीय घाटे के दायरे में ही हर साल केंद्रीय बजट में शामिल करना होगा। जैसा कि सोमनाथन ने कहा कि यह बात महत्वपूर्ण है कि भविष्य में आने वाले किसी भी सरकार पर कोई बोझ नहीं होगा। उन्होंने कहा भविष्य में किसी भी सरकार के लिए यह बोझ नहीं होगा। इसमें हम देनदारियों का, जैसा कि सोमनाथन ने कहा यह बात महत्वपूर्ण है कि भविष्य में आने वाली किसी भी सरकार पर कोई बोझ नहीं होगा। उन्होंने कहा भविष्य में किसी भी सरकार के लिए बोझ नहीं होगा, इसमें हम देनदारियों का भुगतान करेंगे जो अनुमानित तौर पर फिलहाल 18.5% है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा शनिवार देर शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में और ब्यौरा दिया गया है। विज्ञप्ति के मुताबिक कर्मचारियों को लाभ देने के साथ ही इससे आम नागरिकों के कल्याण की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि यह योजना पूर्ण फंडिंग वाली है और इसलिए नागरिकों की भावी पीढ़ी को किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोमनाथन ने कहा कि इन्हीं विशेषताओं के चलते नई प्रणाली पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से अलग है। उन्होंने कहा हम सेवानिवृत्ति के साथ ही भुगतान वाली प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं जैसा कि ओपीएस में हुआ करता था। तो जैसा कि एकीकृत प्रणाली के तहत कर्मचारियों के योगदान में कोई बदलाव नहीं होगा और 10% मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए बना रहेगा। सरकार का योगदान मौजूदा 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। सोमनाथन ने कहा कि इस 18.5% के चलते पहले वर्ष में केंद्र की लागत 6,250 करोड़ रुपये होगी और बकाया के तौर पर 800 करोड़ रुपये एकमुश्त खर्च होगा। यूपीएस के तहत बकाया राशि का भुगतान सेवानिवृत्त होने वाले को उनके द्वारा निकाली गई रकम के समायोजन के बाद किया जाएगा। पिछली तारीख से 50% आश्वासित लाभ बकाया राशि के साथ मिलेगा। तो 2004 से जुड़े सभी कर्मचारी एनपीएस को जारी रख सकते हैं। इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। हालांकि उनके पास यह विकल्प होगा कि वे यूपीएस को अपना सकते हैं और सोमनाथन के मुताबिक इसका फ़ायदा ज़्यादातर लोगों को होगा। दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा वे लोग जो एनपीएस लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं वे यूपीएस को अपना सकते हैं। सभी मौजूदा ग्राहक इसे अपना सकते हैं और यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा उन सभी लोगों को बकाया राशि दी जाएगी जो अब तक रिटायर हुए हैं और जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, उनके लिए भी यह राशि होगी। जैसा कि सोमनाथन का कहना है जो स्वैच्छिक तौर पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें भी इस योजना में कवर किया जाएगा।
इस 18.5% की बढ़ोतरी में भी इस बात का ध्यान रखा गया है पूर्व पेंशन न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद उपलब्ध होगी। जिन लोगों ने 25 वर्ष से कम सेवाएं दी है, जैसे कि कम से कम 10 वर्ष की सेवाएं दी है, तो उन्हें यथानुपात निश्चित पेंशन दी जाएगी। इस योजना को राज्य सरकारें भी अपना सकती है। इससे 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सोमनाथन का कहना है अगर राज्य इसे अपनाते हैं तो उन्हें इसका बोझ उठाना पड़ेगा। जैसा कि डिस्क्लेमर में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।